नमस्कार। राष्ट्रवंदना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल का ये दिन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन है। आज ही के दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंके थे। इसी विषय में आज हमारे साथ श्री प्रदीप देसवाल जी हैं, जो हमें बताएंगे कि 8 अप्रैल 1929 को आखिर क्या हुआ था। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी। जय हिंद, जय भारत आप सभी को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 8 अप्रैल का दिन भारत की आज़ादी के संग्राम के इतिहास में वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंके और जैसा इस रिकॉर्डिंग से पहले आप स्वयं चर्चा कर रही थी, आज ही का दिन बलिदान दिवस है जी। बलिदानी मंगल पांडे का। पांडे। तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम बात करेंगे 8 अप्रैल 1929 को, जिस दिन सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम फेंके। उस दिन क्या कुछ हुआ था जी। देखिए, पहला तो ये कि हमको ये जानना चाहिए वो परिस्थितियां क्या थी जिनमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। वो बैकग्राउंड क्या थी, कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बात क्लियर होगी। अदरवाइज कई बार क्या होता है ना कि जब सही कॉन्टेक्स्ट की समझ नहीं होती। अभी कुछ महीनों पहले पार्लियामेंट में एक हरकत हुई, कुछ लोग घुस आए थे और फिर लोग भगत सिंह के साथ कंपेयर करने लग गए। तो कॉन्टेक्स्ट की जब तक समझ नहीं होगी तो इस तरह के फॉल्स कंपैरिजन भी होते रहेंगे और वो देश के लिए भी अच्छा नहीं है जी। 1922 फरवरी में, थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपन, जब चोरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया। देश में भयंकर निराशा थी और बहुत सारे नौजवान गांधी जी से मोहभंग होने के बाद क्रांति के रास्ते पर चले गए थे, जिनमें से भगत सिंह भी एक थे। हालांकि उस समय उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। और 1922 से 1929 8 अप्रैल के बीच के अगर उन 7 सालों को देखें तो देश में आजादी के आंदोलन के नाम पे कुछ खास हो नहीं रहा था। कांग्रेस ने भी इस दौरान कोई मूवमेंट नहीं चलाया। ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया तो साइमन कमीशन का विरोध अलग अलग जगह पे हुआ था। जैसे लाहौर में हुआ तो लाला लाजपत राय पे भी लाठियां चली थी, वो सब है। अदरवाइज कांग्रेस भी कोई इस दौरान ऐसा नहीं कर रही थी। गांधी जी भी चरखा चला रहे थे और कुछ अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे, पर और कोई विशेष बात नहीं थी। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, प्रस्ताव पास होते थे, पर और विशेष कुछ हो नहीं रहा था। तो क्रांतिकारियों के मन में निराशा का भाव था। ये गिनती में बहुत थोड़े थे, लेकिन फिर भी अपने प्रयास ये करते रहते थे। जैसे हम बात करें, काकोरी का एक्शन हुआ जिसमें 4 बलिदानियों को फांसी हुई। 9 अगस्त 1925 की वो घटना थी जी। 1927 दिसंबर को फांसियां हुई। 3 को तब हुई और 1 राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले हो गई थी। तो ये अपना काम फिर भी करते आ रहे थे। ऐसे ही जब लाला जी पर लाठियां पड़ी लाहौर में, 30 अक्टूबर 1928 का वो दिन था। उसके बाद सैंडर्स का वध किया भगत सिंह, राजगुरु इन दोनों ने। पर ये सब करते करते भी भगत सिंह को ये रियलाइजेशन हो रहा था कि जनता में कोई भाव ऐसा नहीं पैदा हो रहा है कि जनता में रिवॉल्यूशन की भावना पैदा हो रही है, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। रादर क्रिटिसाइज करते थे ज्यादा लोग। 4 बलिदानी फांसी पे चढ़े काकोरी केस में, पर जनता में उनके लिए कोई ऐसी भावना थी नहीं कि हमारे लिए कोई बलिदान हो गए। और ऐसे ही सैंडर्स वध के बाद भी टेररिस्ट और क्या क्या कहा जा रहा था कि जनता को कैसे जगाएं। तो एक तो वो परिस्थितियां हैं कि देश में जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था उस मूवमेंट का, वो निष्क्रिय है कई साल से। और क्रांतिकारी अपनी जान दे के भी जनता को जगा नहीं पा रहे हैं। तो क्या किया जाए, ये एक पशोपेश में थे भगत सिंह और बाकी साथी भी। एक किताब भगत सिंह ने पढ़ी थी द्वारका दास लाइब्रेरी में लाहौर में,
राजा राम शास्त्री उसके बारे में बताते हैं। फ्रांस में एक रिवॉल्यूशनरी हुए वेलियां, उन्होंने वहां पार्लियामेंट में ऐसे बम फेंका था और वहां की डिमांड्स वो उसने कहा कि मैंने सारी कोशिशें कर ली, सब तरह से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, पर असर नहीं होता और लगता है कि भाई बहरों को सुनाने के लिए ऊंचे धमाके की जरूरत है। तो ये जब भगत सिंह ने पढ़ा था तो उनके जहन में ये बात आई थी कि कभी शायद इसकी परिस्थिति बनेगी। तो अब जाके ये भगत सिंह सोचते हैं कि भाई प्रॉब्ली टाइम इज राइप, अब हमको ऐसा करना होगा कि हम असेंबली में बम फेंकेंगे और असेंबली में बम फेंकने से पब्लिक का नॉट ओनली विद इन इंडिया ऑल्सो आउटसाइड इंडिया ध्यान हमारे ऊपर जाएगा, सारी दुनिया का, और फिर हम अदालत के मंच से अपनी बात कहेंगे। बम फेंके किसी को मारना नहीं है और भागना भी नहीं है, सरेंडर करेंगे और अदालत के मंच से फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को, आइडियल्स को पब्लिक के सामने लेके आएंगे, शायद तब जनता में कुछ बात बने। तो वो ओकेजन फिर क्या चुने? दो बिल थे जो अंग्रेज सरकार लेके आई थी, एक पब्लिक सेफ्टी बिल था और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। इनका कांग्रेस विरोध कर रही थी, लेकिन अपनी जिद पे तुली थी सरकार। 24 सितंबर 1928 को पब्लिक सेफ्टी बिल सेंट्रल असेंबली में जब इस पे वोटिंग हो रही थी तो 61 वोटों से वो बराबर छूट रहा था और असेंबली के अध्यक्ष होते थे विठल भाई पटेल, सरदार पटेल के बड़े भाई थे। उन्होंने अपना कास्टिंग वोट देके अंग्रेज सरकार को पब्लिक सेफ्टी बिल पास करने से रोका था। बेसिकली ये बिल वो था, इसमें कहा गया था कि जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो अगर इंडिया में आता है और यहाँ लिखा तो उन्होंने ये था कि यहाँ वो हेट्रेड फैलाता है कम्युनिटीज के बीच में, वायलेंस फैलाता है, तो उसको बिना ट्रायल के हम डिपोर्ट कर दें। बट बेसिकली कई सारे ऐसे इंटरनेशनल पर्सनालिटीज थी जो हमारे कॉज के साथ जो अलाइन करते थे और आते थे, तो उस मूवमेंट को डिस्टर्ब करने की थी वो सारी कोशिश, तो उसको रोक दिया गया। इसके बाद जनवरी 29 में उसी बिल को दोबारा ले आई थी गवर्नमेंट कि तब नहीं पास करवा सके, अब करवाएंगे। कुछ मैनिपुलेट कर लिया होगा कि 61 पे बराबर छूटे थे, 2-4 को भी और सेट कर लिया होगा तो पास हो जाएगा बिल हमारा। ऐसे ही ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल था जिसमें हड़ताल को एक तरह से वर्कर्स इंडस्ट्रीज में हड़ताल कर ही ना सके ऐसी तैयारी थी उसकी। अब डिटेल तो उसमें टाइम लग जाएगा, मैं अगर उस पर चर्चा करूंगा तो ये भी बिल पास हो रहा था, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। तो भगत सिंह ने वो दिन चुना कि जब इन दोनों बिलों पे, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल 8 अप्रैल को पास भी हुआ है, ये पास हो गया था उस दिन, और पब्लिक सेफ्टी बिल पे रूलिंग आनी थी अध्यक्ष की। अभी रूलिंग आनी थी, ये क्या मतलब? असल में एक मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से एक मुकदमा और चल रहा था उन दिनों। कई सारे जो हमारे वर्कर्स लीडर्स थे उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा था। तो विठल भाई पटेल अध्यक्ष का ये कहना था, उन्होंने इस पे एक ऑब्जर्वेशन दी थी कुछ दिन पहले कि भाई जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस है उसमें सरकार का जो स्टैंड है वही तो आप यहां इस बिल में लेके आए हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल में। तो एक तरह से ये मैटर सब जुडिस है। तो या तो वो गवर्नमेंट इस बिल को विड्रॉ कर ले या उसका फैसला आ जाने दे और उसके बाद पेश कर दे। तो इसको इस टाइम इस पे बहस नहीं होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट को एडवाइस दी थी उन्होंने। इसके ऊपर 4 अप्रैल को हाउस के जो लीडर थे जेम्स क्रेरर, वो होम मेंबर होते थे, हम ये कह सकते हैं होम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी सलाह सरकार को नहीं मंजूर और आप इसके ऊपर इस बिल पे बहस हो और ये फैसला हो, पास हो यहाँ पे। तो 8 अप्रैल को रूलिंग देनी थी इस विषय पे कि ये यहाँ पे बहस हो या ना हो। विठल भाई पटेल पब्लिक सेफ्टी बिल पे अपनी रूलिंग देने वाले थे कि बहस हो या ना हो। एक चीज तो ये होनी थी, बहुत खिंचा हुआ मामला था कि गवर्नमेंट कह रही है बिल पे बहस और विठल भाई पटेल इसको टाल रहे थे, तो बहुत देश भर की निगाहें लगी हुई थी। और दूसरा पब्लिक इस पे ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पे तो वोटिंग होनी ही थी। तो दोनों इंपॉर्टेंट बिल 8 अप्रैल को एक तरह से डिसाइड हो रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन उन्होंने चुना था। बैकग्राउंड उसकी ये थी। सर, हमारे पीछे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसी सेंट्रल असेंबली की,
और मैं चाहूंगी कि आप इसमें से हमें देखकर बताएं कि कौन कहाँ पर बैठा था, उनकी प्लेसिंग क्या थी, कहाँ से बॉम्ब फेंका गया, किस किस को इफेक्ट हुआ, वहाँ पे क्या किसी ऐसे लोग कोई थे जो इंजर हुए, आखिर क्या हुआ था। तो इस रिप्रेजेंटेशन से हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये सामने जो जगह है, यहाँ तो प्रेसिडेंट बैठते थे विठल भाई पटेल, और इधर की ये जो बेंचेस दिख रही हैं, इधर जो गवर्नमेंट मेंबर्स थे वो बैठते थे। अच्छा, उन दिनों सिर्फ इलेक्टेड ही नहीं होते थे हाउस में, ये टोटल 145 इसकी स्ट्रेंथ थी, जिस 145 में से 40 प्लस तो नॉमिनेटेड थे, और उनमें से भी 26 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, सरकारी अधिकारी थे। जी जी। इधर वो बैठते थे, इधर हमारे जो अपोजिशन कहिए या ये कहिए नेशनल लीडर्स हैं वो बैठते थे। फिर जो नॉमिनेटेड नहीं भी हो, कुछ इलेक्टेड भी अंग्रेजों के जो साथ हिंदुस्तानी थे वो भी इधर ही बैठते थे पीछे। इधर आपके पीछे ऊपर ये जो दिख रहा है, ये है लेडीज गैलरी। यहाँ पे जो लेडीज आई थी कार्रवाई देखने, प्रोसीडिंग्स देखने, वो बैठी थी। इधर ये मेरे पीछे ये ऊपर जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे सर जॉन साइमन बैठे थे, साइमन कमीशन वाले, वो भी उस दिन प्रोसीडिंग देख रहे थे जी। और यहाँ पत्रकार भी बैठते थे, कुछ कर्मचारी भी बैठते थे। और अगर मैं बात करूं इस ब्लॉक की, यहाँ पे सीट नंबर 1 पे जेम्स क्रेयर जो लीडर ऑफ द हाउस है, होम मेंबर हैं, वो बैठे थे। सीट नंबर 2 पे ब्रजेंद्र मित्र थे, वो लॉ मेंबर होते थे, लॉ मिनिस्टर। हम मेंबर बोले तो आज की भाषा में हम उसको मिनिस्टर समझे। सीट नंबर 3 पे उनके साथ बैठे थे भूपेंद्र नाथ मित्र, ये थे इंडस्ट्री और लेबर मिनिस्टर। अच्छा। तो कायदे से वो इनके बिल भी थे, ये जो ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, तो उन्हीं का बिल था। सीट नंबर 4 पे बैठे थे जॉर्ज रेनी, वो रेलवे और कॉमर्स मेंबर होते थे। ठीक है। 4B उसके बाद थी सीट 4B, ये जो एक पैसेज पतला सा दिख रहा है इसमें, वो शायद इतना नैरो नहीं था, चौड़ा रहा होगा। तो 4B पे बैठे थे जॉर्ज शुस्टर, ये फाइनेंस मेंबर होते थे। और फिर उसके आगे इस पैसेज के इधर सीट नंबर 5, 6, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 5 पे कौन था, 6 पे कौन था। अलग अलग गवाहों ने जो बयान दिए हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है। सर डेनिस ब्रे और बोमनजी दलाल, इन ये लोग थे, 5 पे कौन सा था, 6 पे कौन सा था, ये कंफर्म नहीं है। फैसले में भी ये लिखा गया कि ये कंफर्म नहीं हो पाया। यहां 5 के पीछे सीट नंबर 33 है, ये शायद इधर से 1, 2, 3 होते हुए इधर नंबर बढ़े और फिर यहां से आगे जाते हैं ये नंबर। तो यहां इस सीट पे सीट नंबर 33 है। यहां SR राव, ये भी एक अधिकारी थे, ये बैठे थे। और इस के इधर फिर यहां H शंकर राव सीट नंबर 34 पे बैठे थे। पहला बम कब फेंकते हैं, भगत सिंह फेंकते हैं पहला बम जब ये मत विभाजन हो गया, वोटिंग हो गई ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पे, उसमें सरकार जीत गई। सरकारी मेंबर्स तो वोट डाल ही रहे थे उनके साथ, इंडियंस भी थे कई सारे जो उनके साथ वोट डाल रहे थे। मेरे ख्याल से 56 वोट आई सरकार के पक्ष में और 38 वोट आई थी उसके विरोध में, वो जीत गए। ये 12:30 बजे की बात है। उसके बाद खड़े होते हैं विठल भाई पटेल और वो बोलते हैं कि एज द ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल इज नाउ आउट ऑफ द वे, आई प्रपोज टू गिव माई रूलिंग। ये आखिरी शब्द थे, बिल्कुल इन वर्बैटम ये शब्द बोले हैं उन्होंने। एज द ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल इज नाउ आउट ऑफ द वे, आई प्रपोज टू गिव माई रूलिंग। वो शायद ये कह रहे थे ऑन द पब्लिक सेफ्टी बिल, पर रूलिंग शब्द ही आखिरी निकला था। इधर यहां ऑडियंस में भगत सिंह और बटुकेश्वर, ये पब्लिक गैलरी है जो बेंचेस की तरह दिखा रखे हैं, सीट्स में बालकनी कह लीजिए आप, बिल्कुल। तो इसमें कुछ रोज में तो बैठे थे ऑडियंस, पीछे भीड़ थी, खड़े थे। जो गवाहों के बयान है, शोभा सिंह खास तौर पे बहुत बात होती है उनकी, रादर वो अकेले गवाह हैं जिन्होंने कहा कि मैंने भगत सिंह को बम फेंकते देखा, और कोई गवाह ये नहीं कह पाया कि मैंने बम फेंकते देखा। तो शोभा सिंह का कहना है कि भाई इधर जो बैठे थे लोग, उनके पीछे भगत सिंह उस भीड़ में खड़े थे, यहां से उन्होंने बम फेंका और वो बम कहां गिरता है, यहां गिरता है वो बम जाके। यानी कि हम
ये कहें कि ये सीट 33, ये सीट 34, इनके आगे इस पैसेज में गिरता है, सीट नंबर 5 के पीछे और 33 के आगे। तो ये कहना ठीक होगा कि यहाँ पे वो जो आपने बताया था कि लेबर मिनिस्टर यही बैठते, तो बड़े सोचे समझे तरीके से यही बम फेंका गया। बिल्कुल ऐसा है कि वो फेंका जहां गया है, जहां गवर्नमेंट के पहला बम वहां फेंका गया जहां गवर्नमेंट के सबसे सीनियर लोग बैठे हैं, पर पैसेज में फेंका गया है। अंग्रेजों ने तो ये कहा कि वो गिरा पैसेज में, ये तो हमारी खुशकिस्मती थी, अच्छा, वरना तो हमें मारने के लिए फेंका था। बहरहाल वो बम यहां गिरा है और इस बम से 5 लोगों को, पांच से को नहीं बल्कि 3 लोगों को, इस पहले बम से 3 लोगों को हल्की चोटें आती हैं। ये बोमनजी दलाल जो यहाँ हैं उनको हल्की चोट थी। उनकी राइट थाई में एक 2 इंच का एक कट है, ये उनकी मेजर इंजरी है बोमनजी दलाल की, और 1-2 जगह और छोटे छोटे से कट हैं। और इस सीट पे जॉर्ज शूस्टर, मेंबर फाइनेंस मिनिस्टर हम कहें, वो बैठे थे, तो उनकी राइट आर्म में एक छोटा सा कट है। यहां सीट नंबर 33 पे जो पीआर राव हैं, उनके चेहरे पे कोई छोटा सा छर्रा उस बम का उनके चेहरे पे लगा है। वो कहते हैं कि भाई मैंने रुमाल से जब चेहरा पहुंचा तो खून लगा मेरे को, यानी कि और कहीं उनको भी इंजरी नहीं है। यहां जब वो बैठे हैं तो कोई लगा होगा उनको। अच्छा, फिर जैसे वो बम फेंका उन्होंने, तो भगदड़ में कोई आग नहीं लगी थी वहां पे, धुआं खाली हुआ था, स्मोक बम थे वो। तो लोग भागने लगे, इधर के लोग भी उठ के भाग लिए हैं, और ऑडियंस में जो थे पब्लिक गैलरी में वो भी भाग लिए हैं। दूसरा बम फेंकते हैं बटुकेश्वर दत्त, यहीं वो भी खड़े हैं, और वो इधर गिरता है पीछे, यहाँ खाली बेंचेस हैं, खाली बेंचेस पे गिरता है, यानी कि जहां कोई बैठा ही नहीं है। सीट नंबर 146 के नीचे, मतलब ये वाले जो, ये वाला हाँ जी, उन सीटों पे कोई बैठा नहीं था उस टाइम। तो वह 146 पे दूसरा बम गिरता है सीट के आगे। और बल्कि हम अपने दर्शकों को फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, 2 फोटोग्राफ जो नेशनल आर्काइव से हमें मिलते हैं। फर्नीचर को क्या नुकसान हुआ, उसके 2 फोटो अवेलेबल हैं नेशनल आर्काइव्स में जी। एक फोटो यहां जो गिरा था उसका है, जिससे दिखता है कि एक छोटा सा पैच इसमें फर्श पे हो गया, टीक वुड का फर्श था। तो मुकदमे में ऐसा बताया गया कि 1.5 फुट बाई 1.5 फुट के एरिया में उसने टीक वुड के उस फर्श को डैमेज किया है। तो कोई बहुत बड़ा नुकसान वो भी नहीं है। और ये इसके साथ जो सीट थी उसकी जो आर्म कह लीजिए आप लेफ्ट साइड में, तो वो भी थोड़ी सी डैमेज हुई है। यहाँ जो बम गिरा उससे सीट नंबर 87, 88, 89 और उसके पीछे थी 146, 47, 48, तो उनके फिर अपहोल्स्ट्री को कुछ नुकसान हुआ। तो ये 2 बम फेंके गए थे। दूसरे बम से यहाँ ये ऑफिसर्स गैलरी है, अधिकारी यहाँ बैठ के जो कार्रवाई को देख रहे थे, उनमें 2 लोगों को, एक थे एसएन रे, उनके वो पिलर, यहाँ हमने तो नहीं दिखा रखा इसमें, पर एक पिलर कहीं यहाँ रहा होगा, तो पिलर पे हाथ लगा के खड़े थे। पहला बम गिरने के बाद यूं आगे आके देखते हैं वो पिलर पे हाथ रख के, तब तक दूसरा बम गिरता है और उसका भी कोई स्प्लिंटर निकलता है छोटा सा, वो उनके हाथ पे लगता है, तो थोड़ी सी इंजरी हाथ पे होती है, एक हाथ पे एस अंद्रे को। और एपी दुबे हैं, वो भी सरकारी अधिकारी हैं, वो पहला बम गिरने के बाद दूसरा बम गिरने से पहले कहीं उठ के वापस निकल रहे हैं, तो उनके कुल्ले पे एक ऐसे ही छोटा सा स्प्लिंटर लगता है। तो वो कहते मेरे को पता भी नहीं चला, ये उनके बयान है कोर्ट में जो उन्होंने दिए हैं। घर जाके व्हेन ही वाज चेंजिंग हिज क्लोथ्स, तो ही फेल्ट कि अरे यहाँ तो खून लगा हुआ है। तो तब ये हॉस्पिटल्स भी जाते हैं और अपना जो भी फर्स्ट एड लेनी थी वो लेते हैं। तो कुल 5 लोग मामूली तौर पे इंजर हुए थे। तो सर हमने अभी आपसे जाना कि 2 बम थे जो गिराए गए थे। इसके बाद एक और चीज हुई थी सर, जो मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि जब यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे और उन्होंने बॉम्ब फेंके, बॉम्ब फेंकने के इमीडिएटली बाद जब लोग इधर उधर भागने लगे, तो उन दोनों ने कुछ लीफलेट्स थे जो वो लेकर आए थे अपने साथ, उन लीफलेट्स को उन्होंने पूरे हॉल में इस तरीके से फेंका, नीचे की तरफ फेंका। तो उस लीफलेट्स में वो उन्होंने ऐसा क्यों किया और उसका क्या कंटेंट था, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, ये इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी देखिए, बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं थे, बॉम्ब सिर्फ इसलिए थे कि पब्लिक का, दुनिया का अटेंशन ड्रॉ करना था, ध्यान हमारे तरफ हो। और जब लोगों का ध्यान होगा तो बताएंगे हम क्यों ऐसा कर रहे हैं।
वो मैसेज लीफलेट्स में था। वहां क्या लिखा था? एक तो इन दोनों बिल्स की बात थी कि आप ये पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल लाके जिस तरह दमन कर रहे हो, ये हमें मंजूर नहीं है, इस देश को मंजूर नहीं है। और इससे आगे एक और बिल ला रही थी, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ था, वो था प्रेस सेडिशन बिल। यानी कि मीडिया को भी आप दम घोट रहे हैं, उसका भी आप बिल लेके आ रहे हैं नेक्स्ट सेशन में, तो वो भी उन्होंने जिक्र किया कि ये हमको मंजूर नहीं है, इस देश को मंजूर नहीं है। दूसरा, उनकी शिकायत यहां बैठे अपने लीडर्स से भी थी। वो कहते हैं कि आप यहां बैठे हैं और इतना कुछ हो रहा है, ये असेंबली पब्लिक की जो रियल भावनाएं हैं उनको नहीं प्रेजेंट कर पा रही। वैसे एक चीज और देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है और लोगों को पता नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि टोटल 145 मेंबर्स थे, जिसमें से 40 प्लस तो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। जो इलेक्टेड भी थे, उनको इलेक्ट कौन कर रहा था? इलेक्ट करने वाले भगत सिंह अपनी जेल नोटबुक में स्वयं लिखते हैं कि पूरे देश में वोटर जो हैं वो 2.75% है पॉपुलेशन का। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जब पढ़ते हैं, जिस एक्ट के तहत ये सब हो रहा था, चल रहा था उस जमाने में, उस एक्ट को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है ना तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार था और ना महिलाओं को मेंबर बनने का अधिकार था। आस्था जी ना वोट डाल सकती थी, आस्था जी ना उस हाउस की मेंबर बन सकती थी। महिलाओं को राइट नहीं, गरीब मजदूर किसान किसी को राइट नहीं। आप इनकम टैक्स पे करते हो तो आप वोटर हो सकते हैं, म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स देते हो, आप मेंबर बन सकते हैं। और ग्रामीण सीटों से आप आते हैं तो आप नंबरदार हो, सफेद पोश हो, जेलदार हो, इनामदार हो तो आप वोट दे सकते हैं। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हो, ऑफिसर कितने थे हमारे देश में? ऑफिसर होते ही नहीं थे हमारे, तो उन्हीं के थे ज्यादा, तो आप वोट दे सकते हैं। तो आम व्यक्ति को ना वोट देने का राइट था, तो चुन के आने वाले भी जो थे, ठीक है, यहाँ पे कई बड़े अच्छे सम्मानीय राष्ट्रीय नेता यहाँ बैठे थे। पंडित मोतीलाल नेहरू भी इसके मेंबर थे, लाला लाजपत राय भी मेंबर थे, उनसे पहले उनका वो जा चुके इस दुनिया से, लेकिन जब जीवित थे वो भी मेंबर थे। पंडित मदन मोहन मालवीय मेंबर थे और उस दिन बैठे भी थे। बल्कि अदालत की कार्रवाई में पता चलता है कि जहां पहला बम गिरा उससे 10-12 फुट दूर ही है उनकी सीट नंबर 12, और वो हिले भी नहीं थे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ना मोतीलाल नेहरू उठे हैं, वो सरकारी मेंबर भाग रहे थे, लेकिन ये हमारे तो बैठे थे आराम से, इनको कोई भय नहीं था। तो खैर, पर्पस ये था कि आप यहां जो बैठे हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है उससे। आप अगर किसी बिल को रोक लेते हैं तो वो ऑर्डिनेंस के जरिए लागू कर देते हैं, और आप कोई अच्छा बिल पास भी करें तो उसको वो लागू नहीं करते। तो आप जनता के बीच जाइए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए और वहां जनता को जगाइए। तो ये सब मैसेज वहां थे। और लाला लाजपत राय का भी जिक्र था उसमें कि ये जो किया आपने, उन पर लाठियां, हमारे इतने सम्मानित नेता पर लाठियां बरसी, तो ये उसका विरोध है। ये सब मैसेज था। तो बेसिकली एक वेकअप कॉल के लिए उन्होंने किया था, और एक तरीके से उसको एड्रेस करते हुए अपने ऊपर भी वो लिया कि ये हमने किया है और हमने इसलिए किया है। वो एक तरीके से एक प्रूफ भी कह सकते हैं कि उनके लिए वो हो गया। साथ ही साथ जब यहाँ पर ये हुआ, लीफलेट फेंका गया, कुछ 3-4 नारे लगे थे वहां पर, और वो स्लोगन्स कुछ थे, इंकलाब जिंदाबाद, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, डाउन विद इंपीरियलिज्म, इस तरीके के नारे थे। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा डिस्क्राइब। इंकलाब जिंदाबाद तो चलो हमें पता है कि एक बड़ा पॉपुलर एक स्लोगन है, ये वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट और डाउन विद इंपीरियलिज्म, ये जो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट की बात है ना, ये कहते हैं, पर वहां उसका कोई एविडेंस नहीं है। उस दिन यहां लगा। आस्था जी, नारे वहां पे 2 ही लगे थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद, यही लगे थे। और ये पहली बार जनता ने सुने हैं एक तरह से देश में ये नारा, इनकलाब जिंदाबाद। वैसे यही का यही नारा उन पोस्टर्स पे भी छपा था जो सैंडर्स वध के बाद लाहौर की दीवारों पे चिपकाए गए थे और भगत सिंह की हैंडराइटिंग से बने थे। और यही नारा उन लीफलेट्स में भी छपा था। तो वैसे देखा जाए तो ये कनेक्ट भी कर गए थे कि वो जो काम किया है ये वही ग्रुप है। एक और उसमें कॉमन बात थी, अगर हम मुकदमे की नजर से देखें, वो भी वहां भी थे हस्ताक्षर बलराज, वो कमांडर HSRA, और यहां भी हस्ताक्षर बलराज, कमांडर इन चीफ।
हाँ, मैं उसी की उसमें आपसे ये कहना चाह रही थी कि 9 अप्रैल के ट्रिब्यून जो रिपोर्ट करता है, मैं आपको कोट करती हूँ। हाँ, हाँ। 9 अप्रैल का जो ट्रिब्यून वो कहता है कि अ रेड पैम्फलेट हाँ। बाय द नेम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी वाज साइंड बाय बलराज ऑनरी चीफ एंड वाज थ्रोन इनटू द ब्लेजिंग फायर। So we are assuming कि फायर जो ब्लेजिंग फायर है वो यहाँ होगी and it was thrown into the blazing. तो ये जो ये वर्ड है कि साइंड बाय बलराज ऑनरी चीफ, ये एक सूडोनिम था, क्या था, ये आप इसके बारे में? बिल्कुल, ये सूडोनिम था। अगर हम HSRA आर्मी की अगर हम बात करें तो उसके कमांडर तो थे चंद्रशेखर आजाद। जी जी जी। चंद्रशेखर आजाद यहाँ नहीं थे और ना उनके साइन थे, सिग्नेचर उस पे सिर्फ लिखा था। हाँ। तो बलराज वाज अ सूडोनिम। बलराज वाज सूडोनिम। सर, मैं अपने एक क्लोजिंग क्वेश्चन पे आती हूँ जो एक तरीके से आज के कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी रेलेवेंट होता है। एक हिस्टोरियन है सर जिनका नाम है इरफान हबीब, जिन्होंने जून 1982 में अपनी एक किताब है द कांग्रेस एंड द रेवोल्यूशनरीज, उसमें ये कहा है कि नेहरू ने ये स्टेटमेंट कही थी भगत सिंह जी के लिए, जिसपे एक वर्ड में एक लाइन आपसे डिस्कस करूंगी। कहते हैं कि भगत सिंह डिड नॉट बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज एक्ट ऑफ टेररिज्म बट बिकॉज ही सीम्ड टू विंडिकेट फॉर द मोमेंट द ऑनर ऑफ लाला लाजपत राय एंड थ्रू हिम द नेशन। He became a symbol. The act was forgotten. The symbol remained, and within a few months, each town and village of Punjab, and to lesser extent in the rest of North India, resounded with his name. तो सर, ये जो पहली लाइन है, जैसे कहा गया कि he did not become popular because of his act of terrorism. ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में, मैं समझती हूँ कि वेयर दीज वर्ड्स वुड हैव कम फ्रॉम, बट आगे आने वाली जब जनरेशन्स हैं और वो लुक बैक करें इन टेक्स्ट को, तो क्या उनके दिमाग में एक इम्पैक्ट रहता है कि उस टाइम के कितने मंत्री ने इस तरीके की अगर एक बात कही थी? बिल्कुल ठीक है, ये जो कहा है ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, एनीवन कैन रीड, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है बुक उनकी, लिखा है। असल में हो क्या गया ना, ये जो शब्द है टेररिज्म, ये उस टाइम इसकी जो जनता में अंडरस्टैंडिंग थी, परिभाषा थी, वो डिफरेंट थी, आज डिफरेंट है। जी जी। उस टाइम अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको देश से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके निकालने की कोशिश तो गांधी जी कर रहे थे। अब प्लीज चले जाएं, हमें आजाद कर दें। गांधी जी तो ऐसे कर रहे थे। क्रांतिकारी कैसे कर रहे थे? उनको डरा के कि छोड़ना पड़ेगा ये देश, ये हमारा देश है, हमारी मातृभूमि, हमारी भारत भूमि, आप जाइए अपने देश, हम वहां नहीं आ रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आप हमारा देश हमें छोड़िए। तो कैसे करेंगे? कुछ गिनती के थे, तो फिर चाहे खुदीराम बोस हैं जो बम फेंक रहे हैं, बाकी क्रांतिकारी भी हैं। तो ये एक्ट अंग्रेजों को तो टेरराइज करने के लिए था, लेकिन आज जो टेररिज्म है, चूंकि शब्द वही है तो इसके मानी कंफ्यूज करते हैं और लोगों को लगता है कि जैसे ये हैं वो भी वैसे ही थे क्या? वो ऐसे नहीं थे। रादर भगत सिंह का एक आर्टिकल है 2 फरवरी 1931 को युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम, उसमें वो कहते हैं कि मैं टेररिस्ट नहीं हूं, ना मैं कभी था। शायद शुरू के कुछ दिनों के उनको शायद इस बात का लगा होगा कि आने वाला दुनिया पता नहीं टेररिज्म का क्या मतलब निकालेगी और कहीं मुझे भी एसोसिएट कर देंगे। तो कई लोगों ने वो उस शब्द का प्रयोग किया है, पर उस जमाने में उसका मीनिंग डिफरेंट था। सर, मूविंग ऑन, अब हम कंक्लूड करते हैं इसको, बट जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या एक मैसेज रहेगा 8 अप्रैल के इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए? जैसे हमने शुरू में आपने कहा था कि पार्लियामेंट में भी इस तरीके का अटैक हुआ था और वो सेल्फ प्रोक्लेम अपने आप को करते हैं कि हम भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरी हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में आप क्या कंक्लूड करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा को? भगत सिंह को पढ़ें, रीड भगत सिंह टू नो भगत सिंह, किस आदर्श के लिए जिए और किस आदर्श के लिए बलिदान दिए, भगत सिंह को पढ़ें, उस कॉन्टेक्स्ट को देखें। ये जो एक्ट था, ये एक्ट उस असेंबली में किया जिसमें आम जनता की आवाज नहीं थी,
इसलिए नहीं थी कि आम जनता को तो वोट देने का भी अधिकार नहीं था, और जो चुन के आए भी थे उनमें से भी बहुत सारे सरकार के साथ बैठे थे, नॉमिनेटेड जो थे वो तो थे ही, बाकी भी सरकार के साथ बैठे थे, और जो थोड़े से हमारे थे भी उनकी बात को सरकार मानती नहीं थी। उन्होंने लिखा भी है ये कि तुम्हारी सुनता कौन है, तुम छोड़ो इन सीटों को और आओ मैदान में, जगाओ जनता को, तैयार करो रिवॉल्यूशन के लिए। तो वो उनको बुला रहे थे, देश को आजाद करवा रहे थे। आज आपके पास सारे राइट हैं। आज कोई कहे कि भगत सिंह ने ऐसा किया था तो हम भी सरकार के खिलाफ, वो कौन सरकार थी? वो विदेशी सरकार थी, ठीक है। और उस में असेंबली में कौन थे? आज तो आप चुन के भेजते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, हर 18 साल का वयस्क लड़का हो लड़की वोट देता है। उस टाइम तो जैसे मैंने कहा, भगत सिंह खुद लिख रहे हैं कि 2.75% कोई वोटिंग राइट, ऐसा हाल था। वो सिलेक्टेड है। तो वो परिस्थितियां क्या थी, वो आधार क्या था? वो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, और बम भी बनाते हैं तो ऐसे, फेंकते हैं तो ऐसी जगह। तो भगत सिंह बनने के लिए आज जाके अगर वहां पे कोई ऐसा उद्दंड मचाए और फिर अपने आप को भगत सिंह कहे, इससे मैं उसको बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं कह सकता। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना कुछ आज आपसे सीखने को मिला। इतनी बढ़िया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत अच्छे से है। और मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि दर्शक इसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। आज का जो इतना बड़ा ये ऐतिहासिक दिन है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को। और राष्ट्रवंदना चैनल पे तो आखिर इतना कुछ है। पिछले बार हमने 23 मार्च 1931 के दिन का भी जिक्र किया था, उसके लिए भी आप एपिसोड देख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी। जय हिंद, जय भारत।